कहानी है ओशियो नाम के एक लड़के की, जिसे अपने घर की बेसमेंट में तोरा नाम का खतरनाक राक्षस मिला, जिसकी छाती में करिश्मई भाला घुसा हुआ था। लेकिन जब उस करिश्मई भाले ने ओशियो को अपना नया मालिक बनाया तो उसकी ताकत से डरकर तोरा नाम का वो राक्षस पीछे हट गया। धीरे धीरे बहुत सारे राक्षसों को हराने के बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे ओशियो अपनी जान की परवाह ना करते हुए सातोरू को बचाने के लिए उसके शरीर में घुस गया, और जैसे ही वो सातोरू के अंदर मौजूद राक्षस को खत्म करके बाहर आया तो अचानक उसका अपने शरीर से कंट्रोल छूटने लगा, और अब करिश्मई भाले की आत्मा ने उसके शरीर पर अपना कब्जा जमा लिया था। और इस आत्मा की वजह से ओशियो के अंदर एक अजीब सा दर्द हो रहा था, जिसके चलते वो जोर जोर से चीख रहा था, आ जैसे उसकी आत्मा वो भाला निगल रहा हो। और धीरे धीरे उसका शरीर एक खतरनाक जंगली जानवर जैसा रूप ले लेता है, जिसके बाद ओशियो का खुद पर कोई बस नहीं था और वो गुस्से में तोरा के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। पर तोरा उसे होश में लाने के लिए उस पर जेत्सु का इस्तेमाल करता है, पर ओशियो को उसकी आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी। जिसके बाद सातोरू और आकिबा भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, अरे रुक जा भाई रुक जा। पर ओशियो उनके बंधन को आसानी से तोड़कर वहां से भागने लगता है। जिसके बाद सभी लोग उसका पीछा करते हुए एक मंदिर में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात सु हिनो से होती है, जो उनकी एक महत्वपूर्ण साथी थी, यानी कि एक पक्की दोस्त। और वो उन्हें बताती है कि उसे पहले से मालूम था कि ओशियो कहां जाने वाला है। हिनो के मुताबिक उस मंदिर में एक गुफा थी, जहां करिश्मई भाले का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों को जाना होता था, ताकि ये साबित हो सके कि वो इस भाले के योग्य है भी या नहीं। और जो लोग उस गुफा से सही सलामत निकल पाते थे, उन्हें ही करिश्मई भाले का सच्चा मालिक कहलाने का हक मिलता था। अब ओशियो बीस्ट मोड में उसी गुफा की ओर बढ़ रहा था, और रास्ते में सामने आने वाले सभी राक्षसों को वो निर्दयी होकर चीर रहा था। वो राक्षसों को तरह तरह से काटकर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। असल में उसके अंदर का असली ओशियो, यानी कि उसकी आत्मा, अपने ही शरीर के अंदर फंसी हुई थी। वो लंबे और मजबूत बालों में जकड़ा हुआ था, जिसके चलते वो अपने ही शरीर पर कोई काबू नहीं रख पा रहा था। और तभी वो देखता है कि भाले की आत्मा उसके शरीर से निर्दोष राक्षसों को मार रही थी। ये देखकर उसका दिल दुख से भर गया था, और अब वो सोच रहा था कि ये सब कितना गलत है। लेकिन जैसे ही उसके रास्ते में एक औरत और उसका छोटा बच्चा आता है, तो ओशियो अपनी बची हुई ताकत लगाकर उन दोनों को बचा लेता है। अब ओशियो अपना होश संभालने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो बेहोश ना हो जाए। सोना नहीं ओशियो, सोना नहीं। और इसी दौरान उसे करिश्मई भाले को बनाने वाली एक झलक दिखाई देती है, जो खुद एक जानवर जैसा प्राणी था, जो अपने नंगे हाथों से भाले को ढाल रहा था। और इसी दौरान वो ओशियो से कहता है कि भाले के सभी मालिकों की तरह ओशियो भी अपनी आत्मा भाले में खो के एक असली दरिंदा बन जाएगा, जिसका एक ही लक्ष्य होगा हकीमैन को नष्ट करना, नष्ट करना, नष्ट करना। ये बात सुनते ही ओशियो पूछता है कि भाई कौन है तू, कौन सा आदमी है, और तुझे हकीमैन से इतनी नफरत क्यों है? पर वो आदमी पिछले 2000 सालों में सब कुछ भूल चुका था, और उसे सिर्फ हकीमैन के लिए नफरत याद थी। उधर अब तक राक्षस हंटर्स की एसोसिएशन को पता चल गया था कि करिश्मई भाले ने ओशियो पर पूरा काबू पा लिया है। और तभी राक्षस हंटर्स को शापित करने वाली महिला गिमी सबके सामने आती है और सभी को बताती है कि ओशियो को वापस नॉर्मल करने का तरीका वो कांगा था, जो उसने अपने वंश को दिया था। इसके बाद गिमी अलग अलग जगह जाकर उन सभी लड़कियों को इकट्ठा करती है, जिनकी जिंदगी ओशियो ने बचाई थी, जिसमें यू, साया, रिको, इनो और नाका शामिल थे। और वो इन सबको होकाइदो जाकर ओशियो के बालों को शांत करने को कहती है, क्योंकि ओशियो के बालों को शांत करने से भाले का नियंत्रण ढीला हो जाएगा। और गिमी अपना ये आदेश देकर गायब हो जाती है। सभी लड़कियां तुरंत एयरपोर्ट पहुंचती हैं, जहां ओशियो के पिता एक हेलीकॉप्टर के साथ पहले से ही तैयार थे। जिसके बाद वो सबको लेकर होकाइदो पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात सैतोरू और उनकी गैंग से होती है। तभी अचानक से उन्हें आसमान में राक्षसों की बहुत बड़ी सेना दिखाई देती है, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ओशियो और करिश्मई भाले को नष्ट करना था, तबाह करना था। इसलिए ओशियो के पिता सभी मर्दों को बैरियर्स लगाने को कहते हैं, ताकि वो राक्षस अंदर ना आ सके। साथ ही वो जून और हिनो से सभी लड़कियों की रक्षा करने को कहते हैं, ताकि वो सभी अपना काम आराम से कर सके। इधर तोरा और इजुना ओशियो के पीछे जाते हैं, जहां इजुना मुश्किल से ओशियो से वो कंगा चुरा लेता है। उधर यू और नाका के बीच पहले जाने को लेकर थोड़ी नोकझोंक चल रही थी, मैं जाऊंगी पहले, नहीं 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 मैं जाऊंगी पहले, नहीं मैं जाऊंगी पहले। पर तभी तोरा उन लड़कियों के पास पहुंचकर उन्हें ओशियो के आने की चेतावनी देता है, अरे चुप हो जाओ, ओशियो आ रहा है। और जब लड़कियां ओशियो को देखती हैं तो वो सभी डर जाती है, क्योंकि अब वो इतना भयानक लग रहा था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। और तभी रिको फैसला करती है कि वो सबसे पहले जाएगी, क्योंकि उसे पहले भी भाले ने घायल किया था और अब वो इससे बिल्कुल नहीं डरती थी। जिसके बाद इजुना कंगे को उछालकर उसे पकड़ा देता है और रिको दौड़कर ओशियो के पास जाती है। और तभी उसे याद आता है कि कैसे ओशियो ने उसे जीने की इच्छा दी थी, लेकिन ओशियो उसे जोर से धक्का दे देता है। पर रिको कंगे को ओशियो के बालों में एक बार फिरा देती है और एक बालों का बड़ा सा गुच्छा निकाल लेती है, और इसी के चलते भाले का नियंत्रण थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। अब रिको पूछती है, हाँ भाई बताओ कौन जाएगा अगला? पर तब तक ओशियो उनके बहुत नजदीक आ गया था और लड़कियां रास्ता छोड़ने की कोशिश करती हैं। पर इसी बीच साया गिर जाती है और नाका उसे बचाने के लिए ओशियो को ढकेल देती है। नाका इस प्रयास में साया को तो बचा लेती है, पर तभी ओशियो नाका को जोर से थप्पड़ मारकर वहां से निकल जाता है। तोरा दोबारा ओशियो का पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश में उसके बाल उखाड़ते वक्त तोरा मजाक करता है कि वो नॉटी बच्चे को सजा देंगे, नॉटी नॉटी तुझे तो सजा मिलेगी। पर इधर ओशियो भाले को तोरा के सीने में घुसा देता है, जिसकी वजह से तोरा को काफी चोट आती है और ओशियो वहां से निकल जाता है। पर आगे जाकर हिनो एक बैरियर से ओशियो को दबा देती है और यही देखकर साया सोचती है कि अब कंगा चलाने की बारी उसकी
की थी, क्योंकि बैरियर के अंदर सिर्फ व्हाइट हेयर्ड क्लैन की महिला ही जा सकती थी। इसलिए साया बैरियर के अंदर घुसती है और ये बैरियर इतना गर्म था कि किसी और को तो तुरंत जला देता, पर साया को नहीं। तभी वो याद करती है कि कैसे ओशियो ने उसे हिम्मत दी थी और वो कंगे से ओशियो के और बाल निकाल देती है। इससे भाले का नियंत्रण और ढीला हो जाता है, पर तभी भाला अपनी बची कुची शक्ति जोड़कर बैरियर को तोड़ देता है और ओशियो मुड़कर देखता है कि साया वो कंगा इनो को दे रही थी, इसलिए वो इनो पर हमला करके कंगे को तोड़ना चाहता था। पर तभी अचानक तोरा ओशियो को बिजली का झटका दे देता है, क्योंकि तोरा के मुताबिक इनो अभी भी उसका शिकार थी और वो किसी को भी उसे नहीं लेने देगा। जिसके बाद वो इनो और साया को उठाकर कहता है कि वो तब तक उनकी मदद करेगा जब तक ओशियो फिर से खाने लायक नहीं हो जाता। तभी ओशियो हिनो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके पास अब एक और बैरियर बनाने की ताकत नहीं बची थी। पर तभी जून आगे आकर ओशियो को दबा देती है। इसके बाद यू फैसला करती है कि अब वो आगे जाएगी, क्योंकि उसके मुताबिक ओशियो जिस ब्रिज पर खड़ा था वो कभी भी टूट सकता है, पर वो इतनी तेज दौड़ सकती थी कि वो उसके गिरने से पहले वहां पर पहुंच जाएगी। जिसके बाद वो अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती है और जैसे ही वो ओशियो के पास पहुंचती है तो हिनो और जून बैरियर को हटा देते हैं और जैसे ही यू ओशियो के पास से कूदकर निकलती है तो वो कंगे को उसके बालों में फिरा देती है और उसी वक्त वो ब्रिज भी टूट जाता है। लेकिन सभी लोग सुरक्षित बच गए थे और इस बार ओशियो एक पल के लिए अपने इंसानी रूप में लौटता है, जिसके बाद वो जंगल की तरफ भागने लगा। पर इधर सभी लड़कियां इस बात से खुश थी कि वो उसे ठीक कर सकती है। उधर तोरा सोच रहा था कि क्या उसे ओशियो को ठीक करने का ख्याल छोड़कर इन 5 लड़कियों को खाकर अपना पेट भर लेना चाहिए। पर तभी उसकी नजर इनो पर पड़ी, जिसे नदी पार करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तोहरा तुरंत उसे बचा लेता है, क्योंकि उसे अपना खाना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो इनो को सुनाना शुरू कर देता है। पर तभी नाका वहां पर आती है और तोहरा को शुक्रिया कहती है। शुक्रिया तोहरा जी, क्योंकि उसने उसे पहले भी बचाया था। जिस पर इनो कहती है कि तोहरा ने उसे बचाया था और अब उन दोनों के मुताबिक तोहरा अच्छा आदमी था जो जरूरत पड़ने पर उनकी फिर से मदद करेगा। इधर तोहरा को यह सब सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, कुछ नहीं। इनो अब अगला नंबर लेना चाहती है, पर किसी को नहीं पता था कि ओशियो आखिर गया तो गया कहां। तभी गिमी एक बार फिर से नजर आती है और उन सभी को अपने पीछे आने को कहती है, जिसके बाद तोरा सभी लड़कियों को उठा लेता है और गिमी के मुताबिक ओशियो अब उस गुफा के पास जा रहा था, क्योंकि भाले की आत्मा को लगता है कि वहाँ हकी मैन का कुछ हिस्सा तो मिलेगा। जिसके बाद सभी लोग उस गुफा के सामने वाले मैदान में पहुंच जाते हैं, जहाँ पेड़ में हुए छेद उन्हें ओशियो तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहे थे। इनो तुरंत उस दिशा में दौड़ना शुरू कर देती है और इधर तोरा ये सोचकर उसका पीछा कर रहा था कि अगर सब कुछ फेल हो गया तो वो कम से कम इनो को तो खा ही लेगा। पर तभी वो देखता है कि ओशियो उनके सामने खड़ा हुआ था, जिसके बाद सारी उम्मीद सिर्फ इनो पर ही टिकी हुई थी। ओशियो उन्हें उसके रास्ते से हटने को कहता है, पर तोहरा उसके ऊपर बिजली से हमला कर देता है, लेकिन ओशियो अपने करिश्माई भाले से उस हमले को वापस तोहरा पर रिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद ओशियो अब इनो पर हमला करता है, जिसे इनो कंगे से रोकने की कोशिश करती है, पर ओशियो इतने जोर से वार करता है कि वो खाई के किनारे पर गिर जाती है। नाका तुरंत इनो को ढूंढने जाती है, जो उस वक्त किनारे पर लटक रही थी। नाका उसे अपने दोनों हाथ इस्तेमाल करने को कहती है, पर इनो कंगा छोड़ना नहीं चाहती थी और जैसे ही इनो गिरने वाली थी तो तभी तोरा वहां पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो इनो को उठाकर ऊपर लाता है और ओशियो को ललकारता है, ओशियो! जिसके बाद ओशियो झट से भाले को तोरा के शरीर में घुसा देता है, खचक! पर तोहरा उसे रोक लेता है। जिसके बाद तोहरा ओशियो को टॉन्ट मारना शुरू कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर इनो उस कंगे से और बाल निकाल देती है। जिसके बाद वो कंगे को नाका के पास फेंक देती है और अब करिश्माई भाले का नियंत्रण और ढीला हो गया था। पर अब लीचीज के खिलाफ रखे गए बैरियर्स भी टूट गए थे और अब लीचीज ओशियो पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े तो गुफा के एरिया में एक जादुई सील लगी हुई थी, जिसने उन्हें दोबारा रोक दिया। असल में ये सील ह्यू ने लगाई थी, जो उन्हें बताता है कि उनके पास सिर्फ 3 मिनट थे, जिसके बाद ये जादू काम करना बंद कर देगा और अगर नाका 3 मिनट में कंगा नहीं कर पाई तो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। ओशियो भाले की आत्मा के दर्द से तड़प रहा था और उसे लग रहा था कि उसका शरीर गायब हो रहा है। तभी भाले को बनाने वाले की आत्मा उससे कहती है कि अब ओशियो नॉर्मल नहीं हो सकता। पर तभी ओशियो के मन में गिमी आती है और वो भाले की निर्माता को अपना बड़ा भाई कहकर संबोधित करती है और साथ ही कहती है कि तुम दूसरों की आत्माओं का इस्तेमाल करके हकी मैन से बदला लेना बंद करो। अब ये सुनते ही भाले को बनाने वाला होश में आता है और भाले को तराशना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ओशियो को थोड़ा सा होश आ जाता है। तभी नाका ओशियो के सामने जाकर रोना शुरू कर देती है और वो उसे डांटती हुई उसके बालों में कंगा फिरा देती है और अब उसे लग रहा था कि शायद काम पूरा हो गया। पर तभी करिश्माई भाले की आत्मा फिर से लौट आई थी और वो गुफा की तरफ दौड़ने लगता है, पर नाका उसे रोकने के लिए छिप गई थी, जिस वजह से वो दोनों खाई में गिर गए। गिरने के दौरान नाका उसे याद दिलाती है कि कैसे वो उसे हमेशा चिढ़ाता था कि वो लड़कों जैसी है, पर जब लोग उसे तंग करते थे तो ओशियो ही उसे बचाता था और इसी वजह से नाका को ओशियो से प्यार हो गया था। प्यार, और वो आखिर अपने प्यार का इजहार कर ही देती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इश्क की ताकत सब पर भारी पड़ती है और करिश्माई भाले की आत्मा का असर हटने लगता है, जिसके बाद ओशियो वापस होश में आ जाता है और दोनों जमीन पर सेफली लैंड करते हैं। ओशियो अब नॉर्मल था। उसी वक्त ह्यू के तलिस्मैन टूट जाते हैं और लीचीज अंदर आने लगती है।
सबको लगता है कि वो सब मारे जाएंगे, पर अब ओशियो नॉर्मल हो चुका था और वो भाले से एक जोरदार वार करता है जिससे सारी लीचीज उड़ जाती है। ये देखकर सभी लोग खुश थे, पर तोरा सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। और जैसे ही ओशियो नाका को जमीन पर रखता है तो तोरा उसे साथ में लड़ने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर लीचीज का सफाया कर देते हैं। तभी तोरा देखता है कि ओशियो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था, तो ओशियो उसे लड़ाई पर ध्यान देने को कहता है, जिस पर तोरा हंस देता है क्योंकि उसे ओशियो से मार खाना अब अच्छा लगता था। सभी लीचीज को साथ में खत्म करने के बाद जब वो नीचे आते हैं तो ओशियो तोरा पर बेहोश पड़ा था, पर जल्दी उसे होश भी आ जाता है और वो पूछता है कि आखिर हो क्या रहा था, क्योंकि जब से वो बदलना शुरू हुआ था तब से उसे कुछ याद नहीं था, पर उसे याद है भाले का निर्माता गिमी और वो सब लड़कियां जिन्होंने उसे बचाने में मदद की थी। ये सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं। तभी ओशियो के पिता और दूसरे पुजारी वापिस आते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, पर तभी ओशियो कहता है कि अभी एक काम बाकी है और वो भाले की इच्छा पूरी करने के लिए गुफा में जाना चाहता है, जिस पर तोरा कहता है कि वो सिर्फ 1% बैटरी पर है, पर ओशियो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, इसलिए तोरा उसके साथ जाने का फैसला करता है, जिस पर इजुना लड़कियों से उन्हें रोकने को कहता है। जिसके बाद नाका कहती है कि अब जब उनका काम खत्म हो गया है तो उन्हें वापिस घर जाकर गर्ल्स नाइट आउट करना चाहिए, जिस पर सभी लड़कियां तुरंत हामी भर देती है और इधर ओशियो और तोरा गुफा में चले जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे गुफा बड़ी होती जा रही थी और अंत में उन्हें एक मंदिर जैसा स्थान दिखाई दिया, जिसे देखकर ओशियो हैरान था कि यहाँ मंदिर क्यों है। तभी भाला आवाज करने लगता है जैसे उन्हें रास्ता दिखाई दे रहा हो और ओशियो भाले के इशारे पर चलते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां पहले से ही कई सारी मोमबत्तियां जल रही थी और उसी कमरे में सामने की दीवार पर हकी मैन का एक हिस्सा चिपका हुआ था, जिसमें से तेज राक्षसिक ऊर्जा निकल रही थी, जिससे ओशियो के पैर कांप रहे थे। और जैसे ही ओशियो उस हिस्से की तरफ बढ़ा तो अचानक से उसके ऊपर एक हमला हुआ, जिसे उसने अपने भाले से रोक तो दिया था, पर अब ओशियो डर के मारे तोरा से चिपक गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो हिस्सा अभी भी मरा नहीं था। तभी उन्हें पीछे से एक दूसरी आत्मा की ऊर्जा महसूस हुई और जैसे ही तोरा उस तरफ आग फेंकता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके बाद एक रहस्यमयी आवाज कहती है कि वो कब से करिश्मई भाले के मालिक का इंतजार कर रही है। उसके ऐसे बोलते ही एक पोर्टल खुलता है और एक टाइम ट्रैवल राक्षस तोकीसाका उनके सामने आकर कहता है कि वो ओशियो को भाले की सच्चाई बताएगा, जिसमें ओशियो इंटरेस्टेड था। जिसके बाद तोकीसाका बताता है कि 850 साल पहले हकीमैन का युद्ध हुआ था, जिसमें इंसानों और राक्षसों ने मिलकर हकीमैन से लड़ने की कोशिश की थी, जिसके चलते हकीमैन भागने पर मजबूर हो गई थी और उसने अपने शरीर के टुकड़े इधर उधर गिरा दिए, जिनमें से अधिकतर टुकड़े तो नष्ट कर दिए गए थे, पर ये सबसे बड़ा टुकड़ा अभी भी बचा हुआ था। जिस पर ओशियो पूछता है कि आखिर हकीमैन को पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं किया गया था। इस पर तोकीसाका कहता है कि उस वक्त उनके पास करिश्मई भाला मौजूद नहीं था और साथ ही कुछ लोगों ने सोचा कि भाला जरूर हकीमैन की एनर्जी के पास आएगा, इसलिए यूकी जो गिमी का ही रूप थी उसने उस हिस्सों की रक्षा करने का फैसला किया। ये सुनते ही ओशियो को भाले के अंदर हुई गिमी से अपनी मुलाकात तो याद आती है, पर वो अभी भी सही से कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए तोकीसाका ने उसे पूरी कहानी दिखाने का फैसला किया, जिसके लिए वो ओशियो और तोरा को 2200 साल पहले चीन की राजधानी में ले गया, जहां पहुंचते ही ओशियो का भाला गायब हो गया, क्योंकि उस वक्त तो भाले का निर्माण ही नहीं हुआ था। इसके बाद तोकीसाका उन्हें वापस लेने आने का वादा करके वहां से गायब हो गया और उसके जाते ही ओशियो और तोरा सर के बल नीचे गिर जाते हैं और उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो इनो जैसी लगती है, पर असल में वो गिमी थी और उसे पहचानते ही ओशियो उससे बात करने लगता है और तोकीसाका की शक्तियों की वजह से उनमें कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं था। इधर गिमी सोच रही थी कि ओशियो एक मामूली इंसान ही था, इधर तोरा को लग रहा था कि उनके आसपास बहुत सारे राक्षस मौजूद हैं और वहीं पास की एक बिल्डिंग में से और भी खतरनाक एनर्जी आ रही थी, पर तभी अचानक से कुछ केकड़े जैसे राक्षस धरती से रेंगते हुए निकलते हैं और कुछ व्यापारियों पर हमला कर देते हैं और ये देखते ही ओशियो गिमी का हाथ पकड़कर भागने लगता है, पर वो राक्षस उनका पीछा करने लगते हैं। तभी तोरा बीच में आकर एक राक्षस को तो मार देता है, पर तभी दूसरे वाला उस पर हमला कर देता है। ये देखकर ओशियो एक पत्थर से उस राक्षस को मारने की कोशिश करता है, पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन तोरा अपनी बिजली से उसे मार देता है। जिसके बाद हर बार की तरह ओशियो और तोरा फिर से इसी बात पर बहस करते हैं कि आखिर किसने किसको बचाया था। लेकिन उधर गिमी सोच रही थी कि आखिर ओशियो हवा से बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब तक वो मान चुकी थी कि ओशियो एक शक्तिशाली इंसान था जो आसानी से राक्षसों को हरा सकता है और इसीलिए वो ओशियो को अपने घर ले गई, जहां गिमी की मां ने ओशियो का शुक्रिया अदा किया और साथ ही वो बताती है कि अगर राक्षस फिर से आए तो इसका मतलब है कि हकीमैन लौट आई है। इसके बाद वो एक राजा की कहानी बताता है जो हकीमैन की एक झलक देखकर ही पागल हो गया था। फिर उसने सभी लोहारों के बीच एक कंपटीशन रखा कि जो भी हकीमैन को मारने लायक एक कारगर हथियार बना देगा वो उसे माला माल कर देगा, और इसी ऐलान के बाद सब एक ऐसा हथियार ढूंढ रहे हैं जो हकीमैन को मार सके, और इसी कोशिश में गिमी के पिता और भाई गिरू भी शामिल थे। ओशियो को यह परिवार काफी खुशनुमा लग रहा था और उन्हें देखकर उसे अपने परिवार के साथ बिताए पल याद आ रहे थे कि तभी गिमी उसे बताती है कि आज उसका भाई गिरू भी हथियार बनाने की वर्कशॉप से वापस आने वाला है। अब ये सुनते ही ओशियो को लगता है कि शायद वही भाले का निर्माता होगा, पर जब वो गिरू से मिला तो उसे वो बिल्कुल मामूली और शांत किस्म का इंसान लगा, जिसने उन्हें बताया कि हकीमैन उन्हीं के देश में थी, क्योंकि कुछ महीने पहले 9 दम वाला एक कॉमेट आया था और इसीलिए बिना कोई वक्त बर्बाद करे वो दोनों बाप
बाप बेटे वापस हथियार बनाने में लग गए। पर रात भर काम करने के बाद भी उनका भाला सही नहीं बना था, जिस वजह से गिमी के पिता रोने लगे क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी वो भाले को सही आकार नहीं दे पा रहे थे। पर तभी गिरू ने बाल और काला जादू इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, जिसे सुनते ही उसकी मां ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बाल काट कर दे दिए। और इधर गिमी के पिता ने भी बिना कुछ बोले वो बाल ले लिए थे, जो ओशियो के लिए काफी अजीब था। जिसके बाद अगले 4 रात लगातार मेहनत करने के बाद अब उनके पास एक डिवाइन वेपन बनकर तैयार था, जिसे दिखाने के लिए वो लोग राजा के दरबार में पहुंचे, जहां पहले से ही बहुत भीड़ लगी हुई थी। पर ओशियो को उम्मीद थी कि आज उन्हीं का हथियार चुना जाएगा। पर तभी उसे एहसास होता है कि तोरा उसके सर के ऊपर बैठा हुआ है। तभी वो राजा ऐलान करता है कि आज मैं हकीमैन को मारने के लिए एक हथियार चुनूंगा। पर वो ये नहीं जानता था कि हकीमैन एक औरत के रूप में उसी के दरबार में मौजूद थी। हकीमैन पहले तो बस राजा को डराने आई थी, पर हथियार के लिए चल रही खोज को देखते हुए उसके पास सबको खत्म करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। पर तभी हकीमैन राजा के दरबारियों को अपने वश में करके अपनी नौ दुम बना लेती है, जिसे देखते ही राजा के सिपाही और वहां मौजूद सभी ब्लैक स्मिथ खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लेते हैं। जिसके बाद हकीमैन सबसे पहले तो सिपाहियों को खत्म करती है और फिर वो अपना रुख बाकी लोगों की तरफ कर लेती है, जिनमें गिमी के पिता भी मौजूद थे। गिमी के पिता अपनी बनाई तलवार से हमला करने की कोशिश तो करते हैं, पर बाकी लोगों की तरह उनकी तलवार भी हकीमैन के सामने कुछ नहीं कर पाती और इसी के चलते वो भी हकीमैन के हाथों से मारे जाते हैं। ये देखकर ओशियो बीच में कूदने की कोशिश जरूर करता है, पर वो डर के मारे हिल भी नहीं पाता। जिसके बाद हकीमैन बाकी लोगों के ऊपर आग से हमला करती है, जिसे तोरा रोकने की कोशिश तो करता है पर रोक नहीं पाता। और ये देखते ही ओशियो गिमी के परिवार को बचाने के लिए कूदता है, पर तब तक गिमी की मां जल चुकी थी और उधर हकीमैन पूरे शहर को आग लगाकर उड़ गई। अपनी नाकामयाबी को देखते हुए ओशियो भी सोच ही रहा था कि क्या वो करिश्माई भाले के लायक भी था या नहीं, कि तभी गिमी को भी वापस होश आ गया और वो तुरंत समझ गई थी कि उस हमले में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। जिसके बाद ओशियो ने अपनी नाकामयाबी के लिए उससे माफी भी मांगी, पर गिमी जानती थी कि ओशियो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद ओशियो अपना दुख मनाने के लिए बाहर बैठकर रो ही रहा था कि तभी उसे वर्कशॉप से कुछ आवाज सुनाई दी। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गिरू अपने हाथ से निकल रहे खून की मदद से भाले की धार को तेज कर रहा था। और ये देखते ही ओशियो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अब गिरू अपने उन हाथों को तोड़ देना चाहता था जो हकीमैन को मारने के लिए एक हथियार तक नहीं बना पाए। पर तभी ओशियो उसे रोकते हुए बताता है कि एक दिन गिरू ही वो हथियार बनाएगा जो हकीमैन को हरा सकेगा। ये सुनकर गिरू थोड़ा सा शांत हुआ। जिसके बाद उसने बताया कि सही हथियार बनाने का सिर्फ एक ही तरीका था, जिसमें उन्हें अपने किसी करीबी की कुर्बानी चढ़ानी थी। ये सुनकर ओशियो काफी डर गया था और तभी गिरू कहता है कि वो गिमी को कभी कुर्बान नहीं करेगा। पर गिमी उस वक्त वहीं पास में ही खड़ी हुई थी और उसने सब कुछ सुन लिया था। जिसके बाद वो खुद भट्टी के ऊपर जाकर खड़ी हो गई और अब वो अपनी कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि वो खुद भी हकीमैन से बदला लेना चाहती थी। पर ओशियो और गिरू उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, नहीं गिमी नहीं, ऐसा मत करो, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते। अपने एक और करीबी की मौत की वजह से गिरू कुछ देर के लिए तो बहुत उदास था, पर थोड़ी देर बाद ही उसने वापस उठकर भाले पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपनी बहन की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने दे सकता था। पर इस बार उसके काम करने का तरीका कुछ अलग था। और थोड़ी ही देर बाद ओशियो को एहसास हुआ कि गिरू अपने माता पिता और अपनी बहन की मौत से इतना दुखी था कि उसकी आंखों से खून के आंसू आ रहे थे और धीरे धीरे उसका शरीर भाले में ढलता जा रहा था। जिसके बाद वो ओशियो से कहता है कि उसके मुताबिक ओशियो एक बहादुर और साफ इंसान था और वो कभी ना कभी ओशियो के साथ मिलकर हकीमैन से लड़ना जरूर चाहेगा। पर वो अब खुद एक राक्षस बन गया था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हकीमैन से बदला लेना था। और थोड़ी ही देर बाद गिरू पूरी तरह से उस भाले में मिल गया था, जिसके बाद भाले पर ओशियो का नाम लिखा हुआ था। पर इधर तोहरा उस भाले को देखकर कुछ खास खुश नहीं था और अब वो उस भाले को तबाह करने का सोच रहा था ताकि उसे भविष्य में कैद ना रहना पड़े। पर तभी वो भाला अपने दुश्मन को ढूंढने के लिए निकल गया। तभी गिमी ओशियो और तोहरा के सामने आती है और उन्हें बताती है कि अपना बलिदान देने के बाद उसे अपनी जिंदगी के असली मकसद के बारे में पता चल गया था। पर इससे पहले कि वो ओशियो को कुछ बता पाती तभी तोकीसाका वापिस आ गया। जिसके बाद वो उन सभी को गिरू के करिश्माई भाले में बदलने के बाद हुए सभी हादसों को दिखाता है। असल में गिरू ने पूरे देश में हकीमैन की तलाश करी और उसे कोई सुराग न मिलने पर उसने सभी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते राक्षसों में करिश्माई भाले को लेकर काफी डर पैदा हो गया था। और फिर सभी ने उस भाले को लाल कपड़े में कैद करने का फैसला किया, जिसके बाद वो भाला कई सालों तक कैद ही रहा। इधर गिमी अपने भाई की मदद करने के लिए हकीमैन को ढूंढने में लगी हुई थी और इसलिए उसने यूकी का रूप लेकर हकीमैन के खिलाफ चल रहे युद्ध में हिस्सा भी लिया, जहां अपनी हार टालने के लिए हकीमैन ने युद्ध छोड़कर भागने का फैसला किया। पर जब गिमी ने उसका पीछा किया तो वो ये देखकर हैरान रह गई थी कि हकीमैन जापान में जमीन के नीचे छुपी हुई थी। जिसके बाद उसने गिमी को धमकी दी कि अगर कोई भी उस पर हमला करेगा तो वो पिलर्स को तोड़ते हुए भाग जाएगी, जिसकी वजह से जापान समुद्र में डूब जाएगा। और इसी धमकी के बाद गिमी ने राक्षसों को धोखा देते हुए हकीमैन को उसी जमीन में सील कर दिया। जिसके बाद गिमी ने यूकी के रूप में कई सालों तक उसे बांध कर रखा और जब उम्र के साथ उसकी शक्तियां कम होने लगी तो उसने मकादो नाम की एक औरत को इस काम के लिए चुना। और जब मकादो का शरीर कमजोर पड़ने लगा तो उसने ओशियो की मां सुमिका को इस काम के लिए चुना, जो पिछले कई सालों से हकीमा को कैद करके बैठी हुई थी। ये
सुनते ही तोरा को इस कहानी में कुछ गलत लगा, कुछ तो गड़बड़ है दया, और उसने तुरंत गिमी से पूछा कि अगर ओशियो की माँ इतने सालों से धरती के नीचे थी तो आखिर ओशियो पैदा कैसे हुआ। जिस पर गिमी ने उन्हें बताया कि एक दिन सुमिका ने उसे अपने सपने के बारे में बताया था, जिसमें वो शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी था जो बड़ा होकर एक बहुत ही ताकतवर योद्धा बनेगा। ये सुनते ही गिमी समझ गई थी कि सुमिको के पेट से ही वो लड़का पैदा होगा जो करिश्माई भाले की मदद से हकीमैन को खत्म कर सकता है, और इसलिए गिमी ने सुमिको को 2 सालों के लिए धरती पर भेज दिया था, जहां उसने शादी करके ओशियो को जन्म दिया था। अपनी पूरी कहानी सुनने के बाद तोकिसाका उन्हें पूरी तरह से भविष्य में ले आया था, जहां उसने ओशियो से कहा कि अब उनकी अगली मुलाकात फाइनल बैटल में ही होगी, और गिमी भी उन्हें यही बात कहकर वहां से चली गई। जिसके बाद तोरा ओशियो से पूछता है कि अब वो क्या करे, जिस पर ओशियो कहता है कि वो अभी भी हकीमैन से डरा हुआ है, पर वो फिर भी गिरू और गिमी की इच्छा जरूर पूरी करेगा, और स्पेयर को मजबूती से पकड़ लेता है। इसके बाद ओशियो वापिस अपनी नॉर्मल स्कूल लाइफ में जीने लग गया, और अब उसे वो जिंदगी पहले से बहुत अच्छी लग रही थी। एक शाम जब वो नाका और इनो के साथ घर लौट रहा था तो उसकी नजर एक अजीब से लड़के पर पड़ी जो 2 चिंटियों को बड़ी गौर से देख रहा था, और वो अपने इस काम में इतना मशरूफ था कि उसे सामने से आ रहा ट्रक भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर ऐन वक्त पर ओशियो ने बीच में आकर उसे बचा लिया, पर इस सब के बीच ओशियो ने उन बेचारी चींटियों को कुचल दिया था, जिसे देखकर वो लड़का ओशियो को बोलता है कि तुम हमेशा बेकसूर क्रिएचर्स को बिना देखे मार देते हो। जिसके बाद ओशियो परेशान होकर अपने घर चला गया, जहां उसे पता चला कि उसके पिता एक बार फिर शहर से बाहर चले गए थे, और इस बार तो उन्होंने उसके लिए खाना भी तैयार नहीं किया था। अभी ओशियो अपनी इस परेशानी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी तोरा उस लड़के के बारे में सोचते हुए ओशियो को बताता है कि उससे करिश्माई भाले वाली वाइब सी आ रही थी, और इससे पहले कि ओशियो कुछ समझ पाता तभी अचानक ओशियो के हाथों पर कुछ चमकती हुई रेत गिरती है, और तभी जमीन से कांटे निकलकर उस पर हमला कर देते हैं। वो दोनों तुरंत बाहर जाकर देखते हैं कि वही क्रीपी लड़का एक बड़ी सी साइद और एक बड़ी सी चिड़िया के साथ खड़ा हुआ था। जिसके बाद वो लड़का अपना नाम कीरियो बताता है, और साथ ही वो खुद को करिश्माई भाले का वारिस बताता है, क्योंकि उसके मुताबिक ओशियो इस लायक नहीं था। साथ ही वो अपने दराती और अपने साथी क्यूनो की तारीफ भी करता है, जो उसके मुताबिक ओशियो और उसके पालतू कुत्ते यानी कि तोरा से ज्यादा ताकतवर थे। ये सुनते ही तोरा गुस्सा होके क्यूनो पर बिजली से हमला कर देता है, पर क्यूनो बड़ी ही आसानी से उसके वार को रोक देता है। जिसके बाद तोरा उस पर हाथों से एक बार और हमला करता है, पर वो इस बार भी नाकाम ही रहा, बल्कि क्यूनो उल्टा उसे एक मुक्का मार देता है। तभी ओशियो के पिता जख्मी हालत में वहां पहुंचकर उसे बताते हैं कि हकीमैन के एक अवतार ने मंदिर पर हमला कर दिया था, जिसे पुजारी भी नहीं रोक पा रहे थे, इसलिए उन्हें ओशियो की जरूरत थी। कीरियो ओशियो के पिता को पहचानता था और इसलिए वो भी साथ चलने को कहता है। जिसके बाद वो सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर मंदिर की तरफ निकल जाते हैं, जहां रास्ते में ओशियो के पिता उन्हें बताते हैं कि हकीमैन के इस अवतार के खिलाफ मंदिर में मौजूद कोई भी पुजारी टिक नहीं पाया था, पर इधर ओशियो का मानना था कि वो अपने करिश्माई भाले से उसे रोक देगा। पर वहीं कीरियो को ये सब बकवास लग रहा था, बकवास एकदम, और उसके मुताबिक उन्हें हकीमैन से लड़ने के लिए बहुत सारी सुनहरी दरातियों की जरूरत थी। उधर मंदिर में सभी पुजारियों ने अपनी शक्ति मिलाकर हकीमैन के उस अवतार को थोड़ी देर के लिए बांध तो लिया था, और तभी ओशियो भी अपने पिता के साथ वहां पर पहुंच गया, जिसे देखते ही मुखिया पुजारी ने उसे लेडी मकादो से मिलने को कहा। जिसके बाद उसके पिता ने उन्हें बताया कि असल में ये लेडी मकादो ओशियो की माँ की पूर्वज थी, और ये उसके लिए उनसे मिलने का बिल्कुल सही मौका था। पता नहीं क्यों ओशियो लेडी मकादो से मिलने के लिए झिझक सा रहा था, पर तभी उसके पिता ने उसे जबरदस्ती कमरे में धक्का दे दिया, जहां घुसते ही ओशियो को लेडी मकादो के साथ एक पुराने रिश्ते का एहसास हुआ, और जल्द ही वो दोनों आपस में बात करने लग गए। और इधर ओशियो को देखकर लेडी मकादो को अपना वो समय याद आ रहा था जब वो अपने परिवार के साथ रहती थी, पर फिर गिमी ने उसे हकीमैन को कैद करने के काम के लिए चुन लिया था। पर अब ओशियो को करिश्माई भाले के वारिस के रूप में देखकर वो बहुत खुश थी। तभी अचानक से पूरा मंदिर हिलने लग गया, जो ओशियो के लिए वापिस से लड़ाई में जाने का इशारा था। उधर हिनाउ और उसके साथी भी हकीमैन के अवतार का सामना करने में शामिल हुए थे, पर पुजारियों की तरह ही उनके वार भी किसी काम के नहीं थे। तभी ओशियो ने अपना रूप बदलकर करिश्माई भाले से उस पर हमला किया, पर इस बार ओशियो के हमलों का भी कोई फायदा नहीं था, और अब उस अवतार को हराने वाला कोई वहां मौजूद नहीं था। और तभी उस अवतार ने उन सभी पुजारियों को जादू की मदद से कैद कर दिया। पर जैसे ही वो उन पर हमला करने लगा तो तभी ओशियो उन सभी को बचाने के लिए आगे आया, पर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ओशियो उस अवतार के सामने नहीं टिक सकता था। पर तभी लेडी मकादो ने वहां पहुंचकर अपने जादू की मदद से उस अवतार के हमले को रोक दिया, जिसके लिए उन्हें अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। तभी उस अवतार ने लेडी मकादो पर अपने नाखूनों से हमला कर दिया, पर लेडी मकादो के मुताबिक हकीमैन का एक मामूली सा अवतार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जिसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अवतार को पत्थर में बदल दिया, पर ऐसा करते ही वो जमीन पर गिर गई, क्योंकि इस सब में उनकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। ये देखते ही ओशियो तुरंत लेडी मकादो की तरफ भागा, और अब उसे लग रहा था कि शायद ये उसके कमजोर होने की वजह से हुआ था, और अगर वो सभी को पहले बचा लेता तो लेडी मकादो को अपना बलिदान ना करना पड़ता। पर लेडी मकादो ने उन्हें अपनी उखड़ती हुई सांस में बताया, ऐसा होना पहले से ही तय था ओशियो,
तुम्हें आगे आने वाले सफर के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जिसके बाद लेडी मकादो की आत्मा किमी के साथ आसमान की तरफ निकल जाती है। इधर सभी लोग अभी लेडी मकादो की मौत का अफसोस बना ही रहे थे कि तभी किरियो भीड़ से निकलकर पत्थर में जमे हुए हकीमैन के अवतार को एक ही बारी में अपनी दराती से तबाह कर देता है और खुद ही अपने आप को इस लड़ाई का विजेता घोषित कर देता है। पर सभी का मानना था कि वो सिर्फ लेडी मकादो के हिस्से का श्रेय चोरी करना चाहता था। पर किरियो के मुताबिक वो सभी लोग बेवकूफ थे, क्योंकि वो अभी भी करिश्मई भाले के भरोसे बैठे हुए थे। पर किरियो के मुताबिक उन्हें नए और आधुनिक हथियारों की तरफ अपना रुख मोड़ना चाहिए था और उस भाले को तबाह कर देना चाहिए था। दरअसल किरियो की ये सोच अपनी माँ की वजह से बनी थी, जो असल में दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी थी, पर उन्होंने किरियो को बहुत ही प्यार से पाला था, जिस वजह से वो अपनी माँ के बहुत करीब था। उस दिन के बाद से ही ओशियो बहुत ज्यादा उदास रहने लगा और वो लेडी मकादो की मौत को अपनी ही गलती मान रहा था। पर तभी एक दिन तोरा सोचता है कि ओशियो को खाने का ये बिल्कुल सही मौका था, जिस पर ओशियो का कहना था कि आज उसका खेलने का मूड नहीं है। ये सुनते ही तोरा उसे याद दिलाता है कि राक्षस कभी इंसानों के तैयार होने का इंतजार नहीं करते, और इतना कहते ही तोरा उसके कंधे पर वार कर देता है और अब तक ओशियो ने भी रूप बदल लिया था। जिसके बाद वो तोरा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इधर तोरा उसे कमजोर कहते हुए लगातार चिढ़ा रहा था, कमजोर 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 कमजोर। और जैसे ही ओशियो अपने भाले से उस पर हमला करता है तो तोरा उसे बड़ी ही आसानी से रोक लेता है, क्योंकि उस वार में बिल्कुल भी जान नहीं थी। जिसके बाद तोरा उसे फिर से कमजोर कहता है, हट कमजोर कहीं का। ये सुनते ही ओशियो अपना भाला फेंक कर उससे हाथों से लड़ना शुरू कर देता है। पर अब तोरा के मुताबिक वो एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा कमजोर था और अब तक ओशियो समझ गया था कि तोरा सिर्फ उसे डिप्रेशन से बाहर लाना चाहता है ताकि वो उदास न बैठा रहे। कुछ देर बाद अचानक से ओशियो को अपने ऊपर बहुत भारी दबाव महसूस होता है, मानो कोई उसे चारों तरफ से दबा रहा हो। तभी उसकी नजर पास में मौजूद किरियो पर पड़ी, जिसने कुछ पुजारियों के साथ मिलकर उसे चारों तरफ से घेर रखा था। जिसके बाद किरियो उसे बताता है कि वो कब से सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ओशियो का करिश्मई भाला अब किसी काम का नहीं रहा, पर अभी भी कई बड़े पुजारी उसकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए और इसीलिए अब उसके पास करिश्मई भाले को ओशियो से छीन कर तबाह करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। और वो ये सब इसलिए करना चाहता था ताकि लोग नए और आधुनिक हथियार को अपना सके। तभी वहां मौजूद बाकी पुजारी भी कहते हैं कि उन्होंने देखा था कि करिश्मई भाला उस हकीमैन के अवतार के सामने कोई काम नहीं कर रहा था और इसीलिए वो लोग अब किरियो के साथ थे। पर जैसे ही किरियो ओशियो के हाथ से करिश्मई भाले को लेने के लिए आगे बढ़ा तो ओशियो ने अपनी पूरी जान लगाकर उस बैरियर को तोड़ दिया। जिसके बाद वो अकेला ही सभी पुजारियों से लड़ने लग गया। पर जिस वक्त ओशियो का सारा ध्यान पुजारियों की तरफ था, उसी वक्त किरियो ने एक खास लाल कपड़ा निकालकर करिश्मई भाले की तरफ फेंक दिया, जिसने तुरंत ही उस भाले को जकड़ लिया। असल में उस खास कपड़े ने भाले की शक्तियों को सीमित कर दिया था और अब ओशियो के लिए उस करिश्मई भाले को पकड़ना भी मुश्किल हो गया था। और तभी किरियो ने उस भाले को अपनी तरफ खींच लिया। जिसके बाद उसने बताया कि ये खास कपड़ा उसे उसकी मां ने दिया था, जो करिश्मई भाले की शक्तियों को सीमित कर देता है। तो बस अब उसे तबाह करना बाकी बचा है। ये सुनते ही ओशियो पूरी रफ्तार से किरियो की तरफ भागा। नहीं किरियो, ऐसा मत करो। पर तभी पुजारियों ने उसे एक बैरियर में बांधकर पेड़ों के बीच में फेंक दिया, जिसके बाद वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 4 का इंतजार करें, जो जल्द ही अपलोड हो जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।